हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाज़िर से खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, जे टेट उर्दू अदब के टॉपिक से आज जो है हमारा टॉपिक है अफसाने का फ़न। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी सिलेबस देख रहे हैं और सिलेबस चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत लंबा सिलेबस है और इसके लिए आंदोलन भी जो है शुरू हो गया है कि सिलेबस को अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई है, जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा सी टेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रखें। एनसीटी का जो गाइड रूल्स है उसके हिसाब से रखें। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आगे क्या अपडेट्स रहता है वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफसाने का फ़न। अफसाना, मरसिया, नावेल, ये सारे गज़ल जितने भी सिनफ़े अदब हैं वो तो बिल्कुल क्लियर होना ही होना चाहिए। और इस थ्योरी के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग अफसाने के फ़न के बारे मुतल्लिक जो है डिटेल से जानते हैं। अदब और असनाफ अदब चूँकि ज़माने का तर्जुमान हुआ करते हैं, इसलिए बदलते हुए हालात के असरात भी अदब पर पड़ते हैं। फ़िक्शन ने भी अपने कई रूप तब्दील किए। दास्तान और नावल के मराहिल से गुज़रने के बाद अफसाने का फ़न वजूद में आया। पहले दास्तान आया, फिर नावल आया और उसके बाद अफसाना आया। ये बात आप क्लियर देख लें कि पहले क्या आया, दास्तान। सबसे कदीम जो सिनफ है, अगर नसरी सिनफ की बात करें तो दास्तान है। दास्तान के बाद ही नावल आया और उसके बाद अफसाने का फ़न वजूद में आया। तीनों असनाफ दास्तान, नावल, अफसाना में कदर मुश्तरक किस्सा है। तीनों में किस्सा होता है, कदर मुश्तरक। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि तीनों में कदर मुश्तरक मतलब यकसानियत क्या है। तो यकसानियत तीनों में किस्सा है। किस्सा या कहानी वजूद किसी न किसी शक्ल में तीनों असनाफ में पाया जाता है। दास्तानों में किस्सों को तूल दिया जाता था क्योंकि यही इस वक्त का तकाजा था। किस्सों में ऐसे किरदारों को जगह दी जाती थी जो ऐसे कारनामे अंजाम देते थे जिनको आम इंसान नहीं अंजाम दे सकते थे। जैसे कोई इतने काबिल आदमी थे कि वो उड़ सकते थे, इतने वली थे या इस तरह के उसको, या फिर अचानक ऐसा कोई काम हो जाता था जो इंसान के ज़हन के बिल्कुल परे है। यही कारी अपनी गिरफ्त में लिए हुए होते थे और कारी को क्या करता था, वो अपनी गिरफ्त में लेता था और कारी उससे बंधे हुए रहते थे। वक्त ने करवट बदली, तवालत की जगह इख्तसार ने ले ली और पहले जो है डिटेल्स में पढ़ना लोग पसंद करते थे। बड़े बड़ी कहानियाँ होती थी, बड़े बड़े दास्तान होते थे। लेकिन उसके बाद लोगों के पास वक्त की कमी हो गई और उसके बाद लोग इख्तसार में, शॉर्ट में पढ़ने के जो है ज़्यादा हामी हो गए और हैरान कुन वाक़यात की जगह हक़ाइक़ पर मबनी। पहले हैरान कुन वाक़यात जैसे जीन, परी, देव, इस तरह के वाक़यात दास्तानों में भरे पड़े होते थे। लेकिन लोगों का ज़हन उससे अब एक तरह से उब गया, उसने एक अलग शक्ल इख्तियार कर ली और अब वो इन वाक़यात की जगह पर हक़ाइक़ पर मबनी, जो हकीकत है उसको पढ़ना चाहते थे, उसको सुनना चाहते थे। इस तरह नावल का आगाज़ हुआ। नावल का दायरा भी बहुत वसी होता है और इसमें चूँकि पूरी ज़िंदगी की मुरक्कशी करनी पड़ती है, इसलिए अदब का ये सिन्फ़ कारी और तख्लीक़ कार से सख्त मुतालबे करता है। लेकिन हालात किसी और चीज़ का तकाज़ा कर रही थी जिसमें पढ़ने वाले को भी सहूलत हुआ और लिखने वाले को भी हद से ज़्यादा खून जिगर जलाने से बच सके। तो मुख्तसर अफसाना, तो उसके बाद नावल आया। लेकिन नावल भी चूँकि काफ़ी डिटेल्स में होता था, इसलिए क्या हुआ, उसके बाद जो है उसी का एक छोटा शकल कह सकते हैं अफसाना वजूद में आया। अफसाना मुख्तसर होता है और इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती है। ज़िंदगी के किसी एक पहलू को, अगर हम नावल की बात करें तो लगभग पूरी ज़िंदगी को एक तरह से उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अफसाना है तो उसमें किसी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को ही पेश करने की गुंजाइश होती है। पहलू को पूरे इख्तिसार और जामियत के साथ पेश करना होता है। मुख्तसर अफसाने के तारीफ़ दर्ज झेल लफ्ज़ों में की जा सकती है। अफसाना वो नसरी तख्लीक है जिसमें इख्तिसार के साथ साथ जामियत हो और किसी ख़ास मरकज़ी तासुर पर इस्तवार होने के साथ साथ हयात इंसानी का कोई गोशा या अक्स पेश करे। इसकी ज़बान पुरकशिश और अंदाज़ तहरीर इंतशार से पाक है। अब अगर
अफसाने के एजाए तरकीबी की बात करें तो प्लॉट हो जाता है। प्लॉट से मुराद है कहानी। कहानी का वह ताना बाना या वह मरकज़ी नुक्ता जिसके इर्द गिर्द पूरा अफसाना घूमता है। अच्छे अफसाने की पहचान ये है कि इसमें एक लफ्ज़ भी गैर ज़रूरी ना हो। गैर ज़रूरी तफसील से अफसाने में झोल पैदा होता है और कारी की तवज्जो मरकज़ी ख्याल पर नहीं रह पाती। जो मरकज़ी ख्याल है उस पर नहीं रह पाती, दूसरी तरफ चली जाती है, जो राइटर जो है मुसन्निफ जहाँ नहीं ले जाना चाहते। तो ज़रूरी है कि प्लॉट जो है उसका अच्छी तरह से बुना गया हो। अब किरदार की बात करें। किरदार अफसाने के लिए इस तरह ज़रूरी है जिस तरह नावल के लिए। नावल में भी किरदार होते हैं और अफसाने में भी किरदार होते हैं, लेकिन अफसाने का साँचा मुख्तसर होने की वजह से दुश्वारियाँ ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा किरदारों का शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि नावल में बहुत सारे किरदार शामिल होते हैं। कम किरदारों के ज़रिए ही से काम चलाना पड़ता है और इन्हीं पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रोशनी डालनी पड़ती है। अफसान निगार को बड़ी मेहनत करके किरदारों को तराशना पड़ता है कि वह कारी के दिल पर असर कर सके। नावल में किरदार का इर्तिका आसानी से दिखाया जा सकता है, जबकि अफसाने में इसकी गुंजाइश कम होती है। चूँकि नावल लंबी कहानी है तो वहाँ पर किरदार का इर्तिका आसानी से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जा सकता आसानी से। अब नुक्ताए नज़र की बात करें, यानी वो मरकज़ी नुक्ता जिसके लिए कहानी लिखी जाती है, मगर अच्छे फ़नकार की खूबी ये है कि वो अपना नुक्ताए नज़र कारी पर थोपता नहीं है, बल्कि अफसाने से खुद ब खुद मुतरसर होती है, खुद ब खुद वहाँ से मिल जाती है, जिसको पढ़कर कारी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। मसलन सादत हसन मंटो ने हिंदू मुस्लिम फसादात से मुतल्लिक अपने अफसाने सियाह हाशिए को इस तरह पेश किया है कि कारी को फ़िरका परस्ती से नफ़रत हो जाती है। प्रेमचंद का अफसाना नमक का दारोगा पढ़कर हमारे दिल में दयानतदारी और उसूल परस्ती की कदर बढ़ जाती है। यहाँ पर वो अपने ख्याल को थोपता नहीं है, बल्कि आप अफसाना को पढ़ रहे हैं और खुद ब खुद जो उनका ख्याल है वो आपके जहन में एक तासुर पैदा करता है और आप उससे मुतासिर होते हैं। इसके अलावा माहौल और फ़िज़ा की भी अफसाने में बहुत अहमियत है। इससे कहानी की तासीर में इजाफ़ा होता है। कृष्णचंद्र ने अपने अफसानों में इस तकनीक से बहुत काम लिया है। फ़िज़ा आफरीनी से मुराद ये है कि अफसाना निगार माहौल की ऐसी तस्वीर खींचे कि कारी के दिल पर वह कैफियत तारी हो जाए जो वो पैदा करना चाहता है। अगर अफसाने को मौजू गरीबी है तो गुर्बत और गरीबों के रहन सहन की ऐसी तस्वीर खींची जाए, तस्वीर तो लफ्ज़ों में खींची जाए, लेकिन वो तस्वीर असल तस्वीर बनकर आपके आँखों के सामने उभर जाए। लफ्ज़ की कारीगरी इस तरह की जाए तो कारी को गरीबों से हमदर्दी पैदा हो जाए, इस तरह से आपके नज़र के सामने वो तस्वीर आ जाएगी। आगाज़ व इख्तिताम पर भी अफसाने की कामयाबी और नाकामी का मुराद है। अफसाने का आगाज़ इस तरह होना चाहिए कि कारी फ़ौरन उस तरफ मुतवज्जह हो जाए और हर आने वाले लम्हे में ये तजस्सुस बाकी रहे कि आगे क्या होने वाला है, और जब कहानी ख़त्म हो तो इस तरह से पढ़ने वाला मुद्दतों इसकी गिरफ्त से ना निकल सके और अफसाने के किरदार अनमिट निशान जो है उनके जहन पर डाल सके, छोड़ सके। यही वजह है कि उर्दू अदब में इसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। चूँकि छोटी कहानी है तो उसको पढ़ना भी आसान होता है, एक नशिस्त में बैठ के पढ़ा जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि एक नशिस्त में किस चीज़ को, किस सिन्फ को पढ़ा जा सकता है, तो आपको यहाँ इस तरह से ऑप्शंस रह सकते हैं कि दास्तान को, नावल को, नावलेट को, अफसाने को, तो अफसाना इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर है। एक नशिस्त में आसानी से आप बैठकर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। JTET के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।